हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। आर्यन की पिछली क्लास में हम लोगों ने राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा टॉपिक पढ़ा था। आज हमारा है उसका थर्ड टॉपिक समरी, यानी शोध सारांश क्या होता है। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट में शोध सारांश कैसा होना चाहिए। समस्त शोध प्रबंध का यह अंतिम भाग होता है, समरी, जिसके अध्ययन को अध्यायों के अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है और यही वो भाग है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। ये पाठक जो शोध विवरणों का सूचना के लिए अवलोकन करते हैं, केवल इसी भाग का सहारा लेते हैं और इसका उद्देश्य प्रत्येक अध्याय के प्रमुख तत्वों को तर्कसंगत संबंध सहित सामने ले आना, प्रकाश में लाना, इसका उद्देश्य होता है पाठकों का। परीक्षक अथवा पाठक को इस सारांश में भूमिका से लेकर निष्कर्षों तक अध्ययन की जानकारी होनी चाहिए, यानी परीक्षक और पाठक को इसका पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए समरी का। यहाँ पर शोध कार्य की समस्या तथा प्रक्रिया का उल्लंघन करने के पश्चात मुख्य निष्कर्ष तथा परिणामों से अध्यायों को सारांश संबंधी अध्याय में दिया जा सकता है, लेकिन कुछ दशाओं में ही एक बात को बार बार दोहराने तथा तथ्यों के विवेचन की अस्पष्टता से बचने के लिए ऐसा करना उचित होता है। दूसरा टॉपिक हमारा आ रहा है रिसर्च रिपोर्ट, यानी रिसर्च रिपोर्ट कितनी प्रकार से होनी चाहिए, क्या है। तो रिसर्च रिपोर्ट के लिए रिसर्च रिपोर्ट हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है बिब्लियोग्राफी, यानी हमारा ग्रंथ सूची कैसा होना चाहिए। दूसरा हमारा है अपेंडिक्स, यानी हमारा परिशिष्ट कैसा होना चाहिए। और तीसरा हमारा सूचकांक, इंडेक्स, ये कैसा होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक का हम क्रमवाइज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि ग्रंथ सूची में वो सारी संदर्भ पुस्तकें आ जाती हैं, सभी वो पुस्तकें आ जाती हैं जिनका की शोध विवरण में उल्लेख किया गया है और इसके अतिरिक्त अन्य सोर्स अथवा अन्य सामग्री और प्रसंगों के महत्वपूर्ण स्रोतों का संकेत भी हो जाना चाहिए इन ग्रंथ सूची में। यदि सूची बहुत बड़ी हो तो ग्रंथ सूची को कई भागों में हमें बांट देना चाहिए, कई भागों में विभक्त कर देना चाहिए। जैसे पहला हो गया हमारा पुस्तकें का मतलब क्या कि जो एक या उससे अधिक लेखकों के द्वारा लिखा गया है, ऐसी पुस्तकों का उल्लेख करना चाहिए। दूसरा हमारा ग्रंथ अथवा विशिष्ट साहित्य, इनको एक क्रम के अनुसार लिखना चाहिए कि किस साहित्य अथवा ग्रंथ से हम इस चीज को लिए हैं। तीसरा हमारा हस्तलिपि तथा विवरण। चौथा हमारा सामयिक पत्रिकाएं, किन पत्रिकाओं से हमने इन मैटर को कलेक्ट किया है, कहाँ से हमने इस चीज़ों को इकट्ठा किया है। पांचवा हमारा निबंध और लेख। छठवां है अप्रकाशित सामग्री, यानी शोध प्रबंध अथवा साइक्लोस्टाइल की गई सामग्री को इसमें प्रकाशित करना चाहिए। सातवां हमारा समाचार पत्र में क्या, जो साप्ताहिक हो, दैनिक हो, इन चीज़ों का भी उल्लेख करना चाहिए। यदि केवल चयन की गई सामग्री का उल्लेख हो तो विशिष्ट विश्लेषण का भी साथ ही चयन करके इसको ग्रंथ सूची में शामिल कर देना चाहिए। दोनों शब्दों को पृष्ठ के बड़े अक्षरों तथा केंद्र में लिख देना चाहिए, यानी सेंट्रल में हमको लिखना चाहिए। जनरली चयन की हुई ग्रंथ सूची विस्तृत लंबी सूची से अच्छी होती है। क्या, जो चयन की हुई हमारी बिब्लियोग्राफी होती है, ग्रंथ सूची विस्तृत लंबी सूची से अच्छी होती है, जो कि अपेक्षाकृत कम सुविधाजनक तथा उपयोगी होती है। ग्रंथ सूची की प्रविष्टि जो टिप्पणी के रूप में पृष्ठ के अंत में दी जाती है, कहाँ पे, पृष्ठ के अंत में दी जाती है, ग्रंथ सूची को और भी अधिक सहायक बना देती है। वर्णमाला क्रम के अनुसार नामों का उल्लेख किया जाता है। जिस क्रम में हमारा वर्णमाला रहता है उसी क्रम में हमें नामों का उल्लेख करना चाहिए। लेखक के नाम के अंतिम भाग को, जो लेखक होते हैं उनके नाम के अंतिम भाग को पहले लिखा जाता है। प्रत्येक ग्रंथ सूची की प्रविष्टि पृष्ठ के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर से आरंभ किया जाता है।
उसके पश्चात प्रविधियां की जाती है। एक के बाद दूसरे में 5 स्थानों का अंतर रहता है। एक के बाद दूसरे में 5 स्थानों का अंतर रहता है। ग्रंथ सूची के अंतिम भाग से टिप्पणी का अंतर 2 स्थानों का होना चाहिए। यदि टिप्पणी में कोई कथन सम्मिलित हो तो उसका अंतर केवल एक ही स्थान पर पर्याप्त होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रंथ सूची यानी हमारा जो रिसर्च रिपोर्ट का पहला टॉपिक बिब्लियोग्राफी की संदर्भ ग्रंथ सूची हमारा किस प्रकार होना चाहिए वो मैंने बताया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा अपेंडिक्स कैसा होना चाहिए यानी हमारी परिशिष्टि कैसी होनी चाहिए। तो परिशिष्टि में शोध प्रबंध के पाठन योग्य प्रमुख भाग को संलग्न किया जाता है, उसके साथ लगाया जाता है। यदि किसी प्रकार की सामग्री तर्क संगत विधि से सम्मिलित नहीं की जाती है, न्यूनतम महत्व की सामग्री भी जैसे हमारा हो गया प्रपत्र हो गया, हमारी सूची हो गई, प्रश्नावली प्रपत्र हो गया, स्मृति पत्र हो गया, साक्षात्कार संबंधी पत्र हो गया, विस्तृत सारणी हो गई अथवा मानचित्र, दीर्घ प्रश्न यानी बड़े प्रश्न हो गए और इन सभी परिशिष्टों में रखी जानी चाहिए। उन्हें उपयुक्त क्रम में बड़े अक्षरों में रोमन लिपि में लिखा जाना चाहिए। रोमन लिपि से क्या होता है? रोमन लिपि से पृष्ठों की क्रम संख्या व्यवस्थित हो जाती है। तो ये हमारा क्या होगा? अपेंडिक्स। परिशिष्ट कैसी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा आ रहा है इंडेक्स यानी हमारा सूचकांक कैसा होना चाहिए। शब्दकोश अथवा विषय सूची यदि आवश्यक हो तो उनकी सावधानी पूर्वक वर्णमाला क्रम के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। कैसा? वर्णमाला के क्रम के अनुसार तैयार करना चाहिए। और जनरली शोध निबंधों की तुलना में शब्दावली आवश्यकतानुसार शोध संबंधी प्रकाशनों तथा पाठ्य पुस्तकों में दी जानी चाहिए। अब हम आगे देखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ राइटिंग रिपोर्ट यानी शोध प्रबंध लिखने का हमारा प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो शोध प्रबंध को सर्जनात्मक रूप में लिखना चाहिए जिससे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सरल हो। कैसा? शोध प्रबंध को इस तरह से लिखना चाहिए जिससे हमारे विचारों की अभिव्यक्ति सरल हो और स्पष्ट हो। शोध लेखन में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। अतः शोध लेखन में बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें हमें कि फॉर्मेट को किस प्रकार लिखना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें उसको लिखना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि शोध प्रबंध के लेखन आदि से अंत यानी शुरू से लेके अंत तक की सभी क्रियाओं को एक प्रवाह के रूप में करना चाहिए। शोध के निष्कर्षों का विवेचन और उसकी पुष्टि भी की जानी चाहिए यानी निष्कर्षों को भी हमें लिखना पड़ता है उसमें और वो जो जरूरी होता है। शोध प्रबंध को साधारणतः भूतकाल में लिखा जाता है यानी जनरली हमें उसको पास्ट काल में लिखना चाहिए, लेकिन किन्हीं कंडीशन में उसको हम वर्तमान काल में भी लिख सकते हैं। जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको हम लोगों को प्रेजेंट टाइम में उसको डिनोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है परिकल्पना को। अगला इसमें यह है कि शोध प्रबंध सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है लेकिन आभार प्रदर्शन को प्रथम पुरुष में लिखना चाहिए। अगला शोध प्रबंध की भाषा और उसका प्रस्तुतिकरण का प्रारूप थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए यानी वैज्ञानिक होना चाहिए। साहित्यिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान का नाम देते समय डॉक्टर, श्रीमती अथवा श्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या? शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान का नाम देते समय डॉक्टर, श्री, श्रीमती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आभार प्रदर्शन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आभार प्रदर्शन जब हम करते हैं उस समय इनका प्रयोग करते हैं। अगला है कि शोध प्रबंध का टंकन 11x9 के आकार का 11x9 के आकार का होना चाहिए। क्या? जो हमको टंकन हम लोग करते हैं शोध प्रबंध का उसका आकार हमें 11x9 के आकार में उस कागज में करना चाहिए। संपूर्ण टंकन एक ही मशीन से किया जाना चाहिए, अलग अलग मशीन का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन के समय तथा टंकन में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित ढंग से करना चाहिए। शोध प्रबंध के लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको कई बार संशोधन करने की हमें आवश्यकता होती है।
राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट के तीनों पार्ट्स हो गए, मेन बॉडी क्या था, प्राथमिकताएं क्या है, और आज ये हमारा समरी यानी शोध सारांश कैसा होना चाहिए। हमने शोध प्रबंध का ये सारी चीज़ें बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।